नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश रंजन, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग बीएस कॉलेज से आज जिस विषय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ वह है राजभाषा की अवधारणा। कल हमने बातचीत की थी राष्ट्रभाषा की अवधारणा के ऊपर। आज हम लोग राजभाषा के ऊपर बातचीत करेंगे। राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा। वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। उस देश के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। जैसे वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारों के जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजकाज हिंदी में होता है। तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। राजभाषा राजकाज चलाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने समय में संस्कृत, पाली, महाराष्ट्री, प्राकृत, अपभ्रंश राजभाषा रही हैं। प्रमाणों से ज्ञात होता है कि 11वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में हिंदी मिश्रित संस्कृत का प्रयोग होता था। मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर के समय तक हिंदी शासन कार्य का माध्यम थी। अकबर के गृह मंत्री राजा टोडरमल के आदेश से सरकारी कागजात फारसी में लिखे जाने लगे। मैकाले ने आकर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया। तब से उच्च स्तर पर अंग्रेजी और निम्न स्तर पर देशी भाषा प्रयुक्त होती रही। हिंदी प्रदेश में उर्दू प्रतिष्ठित रही। यद्यपि राजस्थान और मध्य प्रदेश के देशी राज्यों में हिंदी माध्यम से सारा कामकाज होता रहा। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ स्वभाषा को राजपद दिलाने की मांग उठी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और बहुत से अन्य नेताओं और जनसाधारण ने अनुभव किया कि हमारे देश का राजकाज हमारी ही भाषा में होनी चाहिए और वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। आज़ादी मिली। स्वतंत्रता के बाद राज्य सत्ता जनता के हाथ में आई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक की भाषा में हो। अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को एक मत से स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। तब से राज कार्यों में इसके प्रयोग का विकास क्रम आरंभ होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आज़ादी के आंदोलन में हिंदी का जो विकास होता है वह राष्ट्रभाषा के रूप में होता है। संवैधानिक दर्जा उस समय किसी भी भाषा को प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन हिंदी भारत के बहुभाषिक चरित्र का उदाहरण रही है। हिंदी भारत के सभी क्षेत्रों में बोली समझे जाने वाली भाषा रही है। इसलिए स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी तो हिंदी ने भारत के लोगों को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर के कई जो महापुरुष थे उनका योगदान परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। मतलब आज़ादी की लड़ाई में एक तरह से हिंदी ने एक योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए या फिर उसे वह जिस अधिकार की अधिकारिणी बनने लायक थी उसे दिलाने के लिए
जो लड़ाई चलती है उस लड़ाई में थोड़ी सफलता हासिल होती है, उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। 14 सितंबर को इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में समुचित व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान की धारा 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अर्थात जो रोमन लिपि में हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 आदि है। किंतु इसके साथ संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। तथापि यह प्रावधान किया गया कि इस अवधि के दौरान मतलब 1965 तक संविधान लागू होने से लेकर 1950 से लेकर 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे और इस दौरान हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजभाषा हिंदी है। इस चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदी राजभाषा के रूप में मनोनीत है वैसे कुल 11 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलकर आते हैं। अब मित्रों, यहाँ पर जो बात सामने आती है हमेशा, जो हिंदी से संबंधित जो विवाद है वो विवाद यही है कि हिंदी पूरे भारतवर्ष की राजभाषा नहीं है। और यहाँ पर यह कह दिया जाता है कि हिंदी पूरे भारतवर्ष की राजभाषा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हिंदी पट्टी के जो कुछ राज्य हैं उन्हें ही हिंदी को राजभाषा में काम करने की इजाज़त दी गई है या फिर वहीं यह लागू है। बाकी जो अन्य राज्य आते हैं वहाँ पे उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है और अंग्रेजी दोनों में राजकाज चलता है। मतलब सरकारी कार्यालयों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में कामकाज किया जाता है। विवाद यहीं से शुरू होता है कि 1950 से लेकर 1965 तक जो हिंदी का विकास होना था वह उस रूप में नहीं हुआ, या फिर भारत की मनोवृत्ति के अनुकूल इस तरह की जो बात होनी थी वह संभव नहीं हो पाई। और एक राजनैतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण हिंदी का जो प्रश्न है जहाँ था वहीं पे अटका रह गया। और भारत की जब बात की जाती है तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ की सारी समस्याओं की जड़ ढुलमुल राजनीति है और हिंदी का प्रश्न भी सीधे तौर पे राजनीति से जुड़ता है। और राजनीति इस मसले को सुलझाने की अपेक्षा उलझाने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे वोट बैंक, सीधा जो मसला आ जाता है वोट बैंक की तरफ ही आ जाता है कि आप पूरे भारतवर्ष में हिंदी लागू नहीं कर सकते।
अगर लागू करते हैं तो सीधे सीधे तौर पे, है ना, दक्षिण के राज्यों में सीधे तौर पे विरोध होता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध होता है कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकार करें। यहाँ पे यह एक बात यह भी उनका मानना भी सही है। तो इसके लिए जो सुझाव दिए जाने चाहिए या फिर जो शोध कार्य होने चाहिए वो तो हो ही रहे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कमोबेश सभी भारतीय जो लोग हैं, चाहे वो हिंदी पट्टी के लोग हों चाहे दक्षिण भारतीय हों, सबों को 3 भाषा कम से कम आनी ही चाहिए। पहली उनकी मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी अंग्रेजी, और हिंदी पट्टी के लोगों के लिए कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अगर वो दक्षिण भारतीय भाषा सीखेंगे तो भाषाई रूप से भी समृद्ध होंगे, और यह जो प्रश्न है राजभाषा वाला, यह प्रश्न भी कहीं ना कहीं से सुलझा हुआ प्रतीत होगा या फिर उसे भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई घोषणा न तो सरकार करेगी और ना ही उसके लक्ष्य में यह बात है। अगर आप पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप देखेंगे कि आप अगर दक्षिण भारतीय लोगों के ऊपर हिंदी थोपेंगे तो उनका ये कहना कि यहाँ के लोग जो हिंदी पट्टी वाले लोग हैं उनको भी हमारी भाषा पढ़ाई जाए, उनका कहना भी लाजमी है। तो बड़े ही व्यवहारिक तरीके से इस मसले का समाधान ढूंढना होगा। हम किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भाषा थोप नहीं सकते। उनको भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले उनके भीतर झांकना होगा, उनकी भाषाई क्षमता, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका बोलचाल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आदर के साथ अपनाना होगा। फिर एक सूत्र की बात आएगी, तब आपको नज़र आएगा कि पूरा भारत एक सूत्र में पिरोया हुआ है। आप अपनी भाषा को किसी दूसरे पर आरोपित करते हैं तो इसके लिए यह भी संभव है कि उसकी भाषा को भी आप स्वीकार करें। तब मुझे लगता है कि यह जो मसला है, यह जो विवाद है, वह दूर हो सकेगा। अन्यथा भारत की हर बात निराली है। यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्याओं का जो हल है वह खुद एक समस्या है। तो ले देकर बात वहीं की वहीं आ जाती है। हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी का रोना रोया जाता है, हिंदी के विकास क्रम को दर्शाया जाता है, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है, कुछ बदल नहीं रहा। हिंदी अपने बलबूते पर अपनी विकास यात्रा तय करती जा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो करेंगी तो सीधे सीधे तौर पे जो दक्षिण का जो वोट बैंक है उनके खिलाफ जाएगा। तो यही सारे प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको राजभाषा से संबंधित जो बातें हैं वो समझ पाए होंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।